हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। इसका नेम है फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स का मतलब होता है बल और प्रेशर का मतलब होता है दाब। When an athlete wants to throw a very heavy ball during shot put contest so that it may go as far as possible, he has to push the ball hard. जब एक एथलीट शॉट पुट कॉन्टेस्ट में किसी हैवी बॉल को इतनी दूर थ्रो करना चाहता है जितनी दूर वो जा सकती है, एज फार एज पॉसिबल, सो ही हैज़ टू पुश द बॉल हार्ड। तो उससे बॉल को हार्ड पुश करना पड़ेगा, यानी जितना ज़्यादा जोर वो लगा सकता है उतना ज़ोर से उसे पुश करना पड़ेगा, तभी वो उतनी दूर जाएगी जितना वो दूर जा सकती है। वी से दैट द एथलीट अप्लाइज अ लार्ज फोर्स टू द बॉल टू मेक इट मूव थ्रू अ लार्ज डिस्टेंस। तो हम कहते हैं, सो वी से दैट द एथलीट अप्लाइज अ लार्ज फोर्स, कि एथलीट ने उस बॉल पर लार्ज फोर्स अप्लाई किया है टू मेक इट मूव थ्रू अ लार्ज डिस्टेंस, ताकि ये मूव कर सके थ्रू अ लार्ज डिस्टेंस, बहुत दूरी तक वो मूव कर सके, इसलिए उस पर लार्ज फोर्स अप्लाई किया है उस बॉल पर। ठीक है। व्हेन अ पर्सन वांट्स टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल, अगर कोई पर्सन है वो कुएं से पानी ड्रॉ यानी पानी निकालना चाहता है, तो उसे वो जो रस्सी लगी हुई है उसे पुल करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा। पुश होता है धक्का लगाना और पुल होता है खींचना। तो बॉल पर तो उसने पुश किया, धक्का लगाया, और रस्सी को हमें खींचना पड़ेगा, पुल करना पड़ेगा। अटैच टू द बकेट फुल ऑफ वाटर, जो पानी से भरी हुई बाल्टी होगी कुएं में, उससे हमें उस रस्सी को हमें पुल करना पड़ेगा। वी अगेन से दैट द पर्सन अप्लाइज अ फोर्स टू द रोप अटैच टू द बकेट ऑफ वाटर टू मेक इट मूव एंड कम आउट ऑफ द वेल। तो हम कहेंगे कि उस पर्सन ने उस रस्सी पर फोर्स लगाया है। पुश किया किसी चीज़ को तो भी हम कह रहे हैं कि फोर्स लगाया है। अगर हम किसी चीज़ को पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो भी कह रहे हैं कि फोर्स लगाना पड़ रहा है हमें उस रस्सी पर, ताकि वो रस्सी से जो बाल्टी बंधी हुई है पानी से भरी हुई वो मूव करे और कुएं से बाहर आ सके। तो फोर्स क्या हुआ, एक पुश भी हो सकता है, एक पुल भी हो सकता है, यानी धकेलना भी किसी चीज़ को और खींचना भी। तो हम ए पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब हम पुश या फिर पुल लगाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, हम फोर्स बोलते हैं। We say that the force of a woman's weight produces a large pressure on our foot because all her weight falls on a small area of our foot due to the sharp heel. अगर कभी ऐसे होता है कि किसी वुमेन ने शार्प हील वाले सैंडल डाल रखे हैं और उसकी हील हमारे पैर पे अगर चुभ जाती है, कई बार पैर टिक जाता है ना, तो फिर वो जो हील हमें चुभेगी पैर पर, तो वो हील से क्या होगा, जो उस वुमेन का जो वेट है वो हमारे पैर पर लगेगा। वो जो वेट है ना उस वुमेन का, वो हमारे पैर पर फोर्स लगाएगा, तो हमारे पैर पर क्या होगा, प्रेशर लगेगा, विच प्रोड्यूसेस अ लार्ज प्रेशर ऑन आवर फुट, जिसके कारण हमारे फुट पर प्रेशर लगेगा। बिकॉज ऑल हर वेट फॉल्स ऑन अ स्मॉल एरिया ऑफ आवर फुट ड्यू टू द शार्प हील, क्योंकि शार्प हील के कारण हमारे फुट के छोटे से एरिया में, स्मॉल एरिया में क्या हो रहा है, उसका सारा का सारा वेट फॉल हो रहा है, यानी फोर्स लग रहा है, जिसके कारण हमारे फुट पर प्रेशर फील हो रहा है, जिसके कारण हमें पेन होता है, दर्द होता है। अगर वही हील शार्प ना हो, ब्रॉड हील हो, तो उसका जो सारा वेट है थोड़े से एरिया पर तो नहीं आएगा ना, ज़्यादा एरिया पर आएगा, जिसके कारण हमें इतना दर्द नहीं होगा। लेकिन अगर वही हील शार्प होती है, नुकीली होती है, तो हमें ज़्यादा दर्द होता है। In this chapter, we will discuss the various type of forces and effect produced by these forces. इस चैप्टर में हम फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, उनके द्वारा जो जो इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस किस तरह से प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्टली वी रीड अबाउट फोर्स। फोर्स क्या होता है, ए पुश और पुल। पुश मतलब किसी चीज़ को धक्का मारना, या पुल खींचना, तो वो क्या होता है, फोर्स होता है। वी वॉन्ट टू ओपन अ डोर, अगर हम डोर को ओपन करना चाहते हैं, वी हैव टू पुश द डोर हैंडल विद आवर हैंड, तो हमें जो उस डोर पर जो हैंडल लगे हुए हैं उसे पुश करना पड़ता है ना, धक्का लगाना पड़ता है। एंड व्हेन वी वांट टू क्लोज द डोर, और अगर हम डोर को बंद करना चाहते हैं, वी हैव टू पुल द डोर हैंडल विद आवर हैंड, तो हमें हाथों से उस हैंडल को क्या करना पड़ता है, खींचना पड़ता है अपनी तरफ।
दिस मीन्स दैट टू मूव एन ऑब्जेक्ट इट हैज़ आइदर बी पुश्ड और पुल्ड। इसका मतलब ये क्या हुआ कि अगर हम किसी चीज़ को मूव करवाना चाहते हैं तो या तो हमें उसे धक्का लगाना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा, या फिर पुल करना पड़ेगा, खुद की तरफ खींचना पड़ेगा। किसी भी चीज़ को मूव करवाने के लिए उसे या तो पुश करना पड़ता है या तो पुल करना पड़ता है। ए पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो पुश होता है या पुल होता है उसे क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। द डायरेक्शन इन विच द ऑब्जेक्ट इज पुश्ड और पुल्ड इज कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन में किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल किया जाता है उसको बोलते हैं द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब जैसे ये कोई चीज़ है, ऑब्जेक्ट है, इस पर इस साइड से क्या लगाया जा रहा है? पुश लगाया जा रहा है, यानी पुश कर रहे हैं ना इसे इस साइड, तो हम क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। तो जिस डायरेक्शन में हम इसे पुश कर रहे हैं ना, दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हमें फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा जिस साइड हमें उसे पुश करना है। और इधर क्या कर रहे हैं हम? ऐसे फोर्स लगाना पड़ रहा है, हमें ऐसे खींचना पड़ रहा है, इसे पुल कर रहे हैं ना, इस चीज़ को हम खींच रहे हैं। तो ये वाली क्या हुई? डायरेक्शन ऑफ फोर्स हुई, क्योंकि हम इसको पुल कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, खींच रहे हैं इस साइड। तो ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स है। वी ओपन और क्लोज अ डोर बाय अप्लाइंग फोर्स। हम किसी भी डोर को ओपन या क्लोज करते हैं बाय अप्लाइंग फोर्स। फोर्स अप्लाई करके हमें उसे ओपन भी करते हैं, क्लोज भी करते हैं। व्हेन वी पुश द डोर, जब हम डोर को पुश करते हैं तो ये खुल जाता है। देन वी अप्लाई अ फोर्स ऑन द डोर इन द डायरेक्शन अवे फ्रॉम अस। तो कोई भी दरवाज़ा होता है उसे खोलने के लिए हम इसको इस साइड ऐसे पुश करते हैं ना इसे, यानी कि हम फोर्स लगाते हैं इन द डायरेक्शन अवे फ्रॉम अस। हम अपने दूर की अवे, अपने से दूर की डायरेक्शन में क्या करते हैं? फोर्स लगाते हैं। लेकिन अगर हम इसे क्लोज करना हो तो हम इसे पुल करेंगे इस दरवाजे को, और हम फोर्स लगाएंगे इन द डायरेक्शन टुवार्ड्स अस, हमारी तरफ फोर्स लगाएंगे। तो ये जो पुश या फिर पुल होता है ऑन एन ऑब्जेक्ट, इट इज़ कॉल्ड द फोर्स। इसे ही क्या बोलते हैं? हम फोर्स बोलते हैं। फोर्स आर यूज्ड इन आवर एवरीडे एक्शंस लाइक पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग, स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग एंड प्रेसिंग। फोर्स जो होता है वो हम हमारी दैनिक जीवन में रोज़ाना यूज़ करते हैं। जैसे कि किसी भी चीज़ को पुश करने के लिए फोर्स लगाया जाता है, पुल करने के लिए फोर्स लगाते हैं, लिफ्ट यानी किसी चीज़ को उठाने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है, स्ट्रेच करने के लिए, खींचने के लिए उस चीज़ को फोर्स लगाना पड़ता है, ट्विस्ट करने के लिए या फिर प्रेस करने के लिए, दबाने के लिए। जैसे कि अगर हम फुटबॉल को पुश कर रहे हैं या जैसे कि किक मार रहे हैं तो हम उस पर फोर्स लगाएंगे। अगर कोई नीचे फ्लोर पर कोई बॉक्स पड़ा है उसे उठाना है तो हम फोर्स का यूज़ करके उठाएंगे, फोर्स लगाएंगे हमारी तरफ, तो वो बॉक्स क्या हो जाएगा? उठ जाएगा। ए फोर्स इज़ यूज्ड व्हेन वी स्ट्रेच अ रबर बैंड। अगर हम किसी रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो हम फोर्स का यूज़ करते हैं। ए फोर्स इज़ यूज्ड व्हेन वी ट्विस्ट अ वेट क्लॉथ टू स्क्वीज आउट वाटर। जब हम गीले कपड़े को स्क्वीज़ आउट करते हैं, उसे निचोड़ते हैं, तो हम क्या करते हैं? उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं। एंड अ फोर्स इज़ यूज्ड व्हेन वी प्रेस द ब्रेक पैडल ऑफ अ कार। जब हमें ब्रेक लगाने होते हैं कार में तो भी हम क्या करते हैं? उस पैडल पर, जो ब्रेक पैडल होती है, उसको फोर्स के द्वारा ही उसे प्रेस करते हैं। द फॉलन लीव्स ऑफ ट्री फ्लाई अवे विद विंड। आपको पता है जो पेड़ से गिरे हुए पत्ते होते हैं वो हवा के साथ उड़ते हैं। क्यों? क्योंकि जो विंड होती है ना वो फोर्स लगाती है एंड पुशेस देम अवे, और उन्हें धक्का मारती है, पुश करती है। तो विंड के फोर्स के कारण वो क्या होते हैं? फ्लाई अवे, यानी दूर उड़ जाते हैं। इवन द रूफ्स ऑफ सम हट्स फ्लाई अवे ड्यूरिंग अ स्टॉर्म। तूफान के टाइम झोपड़ियों की छतें तक उड़ जाती हैं, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग विंड चलती हैं स्टॉर्म में वो फोर्स लगाती हैं एंड पुशेस देम अवे, और रूफ को पुश कर देती हैं। एंड व्हेन वी फ्लाई अ काइट, जब हम पतंग उड़ाते हैं, वी कैन एक्चुअली फील द फोर्स ऑफ विंड ऑन इट। हम जो काइट पर विंड का फोर्स लगता है ना उसे फील भी कर पाते हैं। When we fly a kite, we can actually feel the force of wind on it. Before we go further, we should know the meaning of term interaction. Interaction का मीन क्या होता है? Interaction का मतलब होता है to act on each other. एक दूसरे पर एक्ट करना, that is उन दोनों का interaction होना। Force is due to the interaction. फोर्स किस कारण से लगता है? इंटरेक्शन के कारण। जब दो चीज़ें एक दूसरे पर एक्ट करती हैं तब क्या होता है?
force come into play. An interaction of an object with another object result in a force between two object. जब एक ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करती है तो उन दोनों के बीच में क्या लगता है, एक फोर्स लगता है. दैट रिजल्ट्स इन अ फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट. दो चीज़ों के इंटरेक्शन के कारण उन दोनों में क्या लगता है, फोर्स लगता है. इन अदर वर्ड्स ए फोर्स अराइजेज ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट. फोर्स तब अराइज होता है, फोर्स तब लगता है जब दो चीज़ों के बीच में इंटरेक्शन हो. At least two objects must interact with each other for a force to come into play and show its effect. अगर किसी फोर्स को अपना इफेक्ट शो करना है तो दो चीज़ों को इंटरेक्ट करना पड़ेगा. If there is no interaction between two objects then force cannot show its effect. अगर दो चीज़ों के बीच में इंटरेक्शन ही नहीं होगा तो वो फोर्स अपना इफेक्ट नहीं दिखा सकता. लेट सपोज ये कार है, स्टेशनरी है, चल नहीं रही है. तो ये जो मैन है इसे दूर खड़ा है, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट, अगर हम इन्हें ऑब्जेक्ट लें, दोनों ऑब्जेक्ट क्या है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन नहीं कर रहे, तो इस कार पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इस मैन पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा. अगर ये मैन क्या करे, इसे पुश करे, तो इन दोनों के बीच में फोर्स का काम किया ना इसने. तो ये जो पुश करेगा तो कार पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा. सपोज अ मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार. अगर कोई मैन है, आदमी है, वो किसी कार के बिहाइंड यानी पीछे खड़ा है. सिंस देयर इज़ नो इंटरेक्शन बिटवीन द मैन एंड द कार. अभी तक मैन और कार के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है. नो फोर्स एक्ट ऑन द कार. तो फोर्स कोई भी कार पर फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि दोनों की अभी कोई इंटरेक्शन नहीं हुई है. एंड हैंस कार डज नॉट मूव. तो कार मूव भी नहीं करेगी अगर इन दोनों की आपस में इंटरेक्शन नहीं होगी. नाउ सपोज द मैन पुशेज द कार विद हिज हैंड्स. आप सपोज करो कि वो मैन है ना, वो कार को पुश कर रहा है, अपने हाथों से धक्का लगा रहा है. ड्यू टू दिस द कार स्टार्ट्स मूविंग. उसके कारण क्या होगा, कार चलना स्टार्ट कर देगी. व्हेन द मैन पुशेज द कार देयर इज़ एन इंटरेक्शन बिटवीन द मैन एंड द कार. जब वो आदमी कार को पुश करेगा तो उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हुई ना. ड्यूरिंग दिस इंटरेक्शन ए फोर्स अराइजेज विच एक्ट्स ऑन द कार एंड मेक इट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. ये जो मैन है इसे इस साइड पुश कर रहा है यानी डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये है, इस साइड हम फोर्स लगा रहे हैं. तो क्या होगा, वो कार है जो उस पर फोर्स लगेगा जिसके कारण वो मूव करना स्टार्ट कर देगी इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. इस साइड अगर फोर्स लगाया जा रहा है तो इसी डायरेक्शन में वो मूव करने लग जाएगी. प्लीज़ नोट दैट द मैन हैज़ टू पुश द कार टू मेक इट मूव. अगर वो मैन चाहता है कि ये कार मूव करे तो उसे क्या करना पड़ेगा, इसे पुश करना पड़ेगा. Here two objects which are interacting for the force to come into play and show its effect are the man and the car. यहाँ पर जो दो ऑब्जेक्ट आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं और फोर्स अपना इफेक्ट दिखा रहा है, उन दोनों में ऑब्जेक्ट क्या है, एक तो मैन है और एक कार है जिन दोनों की इंटरेक्शन हुई. In the above example of stationary car and the man, only man is capable of applying force to the stationary car. इन दोनों ऑब्जेक्ट में जो हमने पढ़ा मैन और कार में, मैन ही कैपेबल है फोर्स लगाने की. कार फोर्स नहीं लगा सकती, स्टेशनरी है, और मैन ही कैपेबल है फोर्स लगाने के. इट इज़ कैपेबल ऑफ अप्लाइंग फोर्स टू द स्टेशनरी कार. इफ़ बोथ ऑब्जेक्ट आर कैपेबल ऑफ अप्लाइंग फोर्स ऑन ईच अदर. इसमें तो एक ही पर्सन कैपेबल था फोर्स लगाने के लिए, लेकिन अगर कोई केस ऐसा हो जिसमें दोनों ऑब्जेक्ट कैपेबल हैं ऑन द अप्लाइंग टू फोर्स ऑन ईच अदर, देन द इंटरेक्शन बिटवीन देम कैन बी ऑफ पुशिंग और पुलिंग. तो उनके बीच में जो इंटरेक्शन है वो पुशिंग भी हो सकती है, पुलिंग की भी हो सकती है. जैसे कि आपको यहाँ पर दो पर्सन दिखाए गए हैं, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं. ये पर्सन इस साइड पुश कर रहा है और ये पर्सन इसे इस साइड पुश कर रहा है. और यहाँ पर देखो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन दिखाई गई है, द मैन एंड द काव. ये काव खुद को इस साइड पुल कर रही है और ये इसको इस साइड पुल कर रहा है. तो ये आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, और ये एक दूसरे को धक्का लगा रहे हैं, पुश कर रहे हैं एक दूसरे को. तो अगर दोनों ऑब्जेक्ट कैपेबल हों फोर्स लगाने के तो वो उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन पुशिंग की भी हो सकती है, पुलिंग की भी हो सकती है. यहाँ पर मैन इस काव को पुल कर रहा है और ये काव इसको इधर पुल कर रही है, लेकिन यहाँ पर ये मैन इसे पुश कर रहा है और ये मैन इसे पुश कर रहा है. नाउ द फोर्स हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. कि फोर्स का मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है. एन एडल्ट मैन कैन अप्लाई लार्ज फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट वेयर ए
चाइल्ड कैन अप्लाई ओनली अ स्मॉल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। आपको पता है कोई एडल्ट मैन है, बड़ा आदमी है, तो वो लार्ज फोर्स लगाएगा किसी भी ऑब्जेक्ट पर, जबकि अगर कोई बच्चा है तो वो स्मॉल फोर्स लगाएगा। दिस मीन्स दैट अ फोर्स कैन बी लार्जर एंड स्मॉलर देन द अदर फोर्स, कि फोर्स छोटे बड़े हो सकता है, ठीक है, कोई फोर्स लार्ज हो सकता है, कोई फोर्स स्मॉल हो सकता है। द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। जो फोर्स की स्ट्रेंथ है कि कोई फोर्स कितना ज़्यादा है कितना कम है, उसकी स्ट्रेंथ को किससे शो किया जाता है, उसके मैग्नीट्यूड से। अब जो मैग्नीट्यूड को शो करने की जो एसआई यूनिट है, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स इज एक्सप्रेस्ड इन द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स कॉल्ड न्यूटन। जो फोर्स की एसआई यूनिट है ना, फोर्स के मैग्नीट्यूड को एक्सप्रेस करने के लिए, वो क्या है, न्यूटन है। 1 न्यूटन इज द फोर्स विच कैन मेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 किलोग्राम मास टू मूव एट अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। 1 न्यूटन फोर्स का मतलब क्या है, 1 न्यूटन इज द फोर्स विच कैन मेक, 1 न्यूटन वो फोर्स होगा अगर कोई चीज़ 1 किलोग्राम की है, उसको किस स्पीड से मूव करवाने के लिए, 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करवाने के लिए, 1 किलोग्राम वाली चीज़ को 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करवाने के लिए जितना फोर्स हमें लगाना पड़ेगा, दैट इज़ द 1 न्यूटन फोर्स, ठीक है। अलॉन्ग विद द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स द डायरेक्शन इन विच फोर्स एक्ट्स इज ऑल्सो टू बी स्पेसिफाइड। मैग्नीट्यूड के अलावा फोर्स की डायरेक्शन को भी स्पेसिफाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि if the magnitude or direction of applied force changes, the effect produced by force also changes। अगर मैग्नीट्यूड या फोर्स की डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाए तो फोर्स का इफेक्ट भी चेंज होता है। when two forces act on an object then two cases arises। अब हम देखते हैं कि किस तरह से डायरेक्शन से फोर्स का इफेक्ट चेंज होता है। अब देखो, if two forces applied to an object act in the same direction then the resultant force acting on the object is equal to the sum of two forces। Let's suppose ये कोई हैवी बॉक्स है, ये दोनों ही पर्सन इस साइड इसे पुश कर रहे हैं, ये पर्सन भी और ये पर्सन भी, तो जो नेट फोर्स हो जाएगा, लेट्स सपोज ये 4 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है और ये 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो इस पर कितना फोर्स लगेगा, इस एक ही डायरेक्शन में लग रहा है ना, तो टोटल 9 न्यूटन का लगेगा इस बॉक्स पर फोर्स, इजीली मूव कर जाएगा ये। लेकिन अगर ये पर्सन ये इस साइड इसे पुश कर रहा है बॉक्स को और ये इस साइड पुश कर रहा है, लेट्स सपोज ये 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है और ये 4 न्यूटन लगा रहा है, तो ये बॉक्स मूव तो करेगा क्योंकि दोनों का फोर्स अनइक्वल है, लेकिन कितना मूव करेगा, इनका नेट क्या हो जाएगा, क्योंकि ये इधर 5 न्यूटन लगा रहा है, 4 न्यूटन तो कंपनसेट कर जाएंगे, 1 न्यूटन जो रहा इधर साइड से, तो इधर साइड से 1 न्यूटन फोर्स इसके ऊपर फील होगा, जिसके कारण ये मूव करेगा, इस साइड करेगा लेकिन धीरे मूव करेगा, लेकिन ये इजीली मूव कर जाएगा क्योंकि इस पर फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स जो है वो ज़्यादा है और इस पर रिजल्टेंट फोर्स कम है। इफ़ द टू फोर्सेज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, अगर कोई 2 फोर्सेस लग रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पर, जैसे कि इस केस में अगर वो सेम ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा। इन द अदर वर्ड्स, व्हेन 2 फोर्सेज एक्ट इन द सेम डायरेक्शन देयर इफेक्टिव मैग्नीट्यूड इंक्रीजेस। अगर 2 फोर्सेज हैं एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर, तो इफेक्टिव मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। This will become clear from the following example. Suppose there is a heavy box because one man can move only by pushing it very hard. Now if 2 men push this heavy box in the same direction, जैसे कि यहाँ पर एक heavy box है which one man can move only by pushing it very hard। बहुत ज़्यादा जोर लगाने से ही कोई एक इंसान इसे मूव कर सकता है, तो यहाँ पर 2 इंसान काम कर रहे हैं तो इन्हें ईजीली मूव कर पाएंगे। It will become very easier to move the heavy box. This is because when 2 men apply their force of push together in the same direction, अगर ये दोनों अपने फोर्स ऑफ पुश को एक ही डायरेक्शन में लगाएं, then the 2 force add up to provide a much bigger force। तो इनके द्वारा जो 2 फोर्स लगाए जा रहे हैं वो उनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, इस पर काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगेगा जिसके कारण ये इजीली मूव करेगा।
लेकिन वहीं अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगे तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। इफ़ टू फोर्सेज अप्लाई टू एन ऑब्जेक्ट एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, अगर दो फोर्सेज अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो उनका जो नेट फोर्स हो जाएगा वो उनके डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा। व्हेन टू फोर्सेज एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन देयर इफेक्टिव मैग्नीट्यूड इंक्रीजेज, तो उनका इफेक्टिव मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज। दिस विल बिकम मोर क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल। सपोज देयर इज अ हैवी बॉक्स लाइंग ऑन द ग्राउंड, ये हैवी बॉक्स है। लेट द टू मैन पुश दिस बॉक्स फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन, one from left and other from the right side. Assuming that one of the men is stronger of the two, applies a large pushing force than the other man. ये सपोज करना है कि इनमें से कोई एक पर्सन स्ट्रॉन्ग है दूसरे से, और लेट सपोज ये स्ट्रॉन्ग है और ये थोड़ा वीक है, तो ये ज़्यादा फोर्स लगाएगा और ये थोड़ा कम लगाएगा। लेट सपोज ये 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है और ये 4 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, तो रिजल्टेंट इस पर कितना लगेगा, इधर से 4 और इधर से 4, ये तो कंपनसेट ही कर जाएंगे, और 1 न्यूटन जो रहा वो हैवी बॉक्स पे लगेगा, जिसके कारण थोड़ा इधर स्लोली धीरे धीरे मूव करेगा इधर, ठीक है। द बॉक्स विल हाउएवर मूव वेरी स्लोली इन दिस केस बिकॉज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉक्स इन दिस केस इज इक्वल टू द डिफरेंस इज मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेज अप्लाइड बाय द टू मैन। अब ये जो बॉक्स है धीरे धीरे मूव करेगा, क्योंकि जो नेट फोर्स है ना इस बॉक्स पर जो लग रहा है वो किसके इक्वल है, इन दोनों के द्वारा लगाए गए फोर्सेस के डिफरेंस के इक्वल होगा इसके ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा। इसलिए यहाँ पर नेट फोर्स स्मॉल है, अगर ये सेम डायरेक्शन में लगाएंगे तो इनका जो फोर्स है ना वो एड अप होकर नेट फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। इफ़ द टू फोर्सेज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर दो फोर्सेज किसी ऑब्जेक्ट पर लगाए जा रहे हैं वो इक्वल हो गए, यहाँ पर तो कम ज़्यादा थे, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट थोड़ी मूव करी, लेकिन अगर दोनों इक्वल हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, लेट सपोज ये पुल कर रहे हैं इस रोप को, ये वाली टीम लगा रही है लेट सपोज सारे मिलकर 4 न्यूटन का फोर्स, और ये लगा रहे हैं ये भी 4 न्यूटन का, तो ये ऑब्जेक्ट बीच वाली तो मूव ही नहीं करेगी ना, इक्वल फोर्स लग रहा है दोनों साइड से, तो नेट रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। Since the net force acting on the object is 0 in this case, the object does not move at all, तो ऑब्जेक्ट तो मूव ही नहीं करेगी, it remain in the same position, सेम पोजिशन पर रहेगी। For example, if two men push a heavy box from opposite direction by applying exactly equal forces, अगर ये हैवी बॉक्स है और दो मैन इक्वल फोर्सेस लगा रहे हैं, ये भी 4 न्यूटन का और ये भी 4 न्यूटन का, ये इधर साइड धक्का मार रहा है और ये इधर साइड धक्का मार रहा है, अगर इक्वल है तो ये मूव ही नहीं करेगा, फिर किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। A familiar example of this case of equal forces acting in the opposite direction is provided by the game called tug of war, जिसे tug of war बोलते हैं, उसका हम केस ले सकते हैं। इन दिस गेम 2 टीम ऑफ पर्सन पुल अ रोप इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, इसमें क्या होता है, 2 टीम होती हैं जो रोप को ऑपोजिट डायरेक्शन में पुल करती हैं, एक इस साइड पुल करता है और एक इस साइड पुल करता है। मेंबर्स ऑफ बोथ द टीम्स ट्राई टू पुल रोप इन देयर डायरेक्शन, दोनों टीम के मेंबर अपनी अपनी डायरेक्शन में रोप को पुल करने की कोशिश करते हैं। अगर दोनों मेंबर्स इक्वली इसे पुश करेंगे, इक्वल फोर्स से इसे पुल करेंगे तो ये रोप तो किसी डायरेक्शन में मूव ही नहीं करेगी, द रोप डज नॉट मूव इन एनी डायरेक्शन। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द 2 टीम्स आर अप्लाइंग इक्वल बट ऑपोजिट फोर्सेज टू द रोप, due to which the net force acting on the rope is 0 and hence the rope does not move. Actually, the equal and opposite forces applied on the rope cancel each other effect. Ultimately, the team pulls the rope harder by applying greater force wins the game. अगर दोनों इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लगा रही हैं, जैसे कि इनकी डायरेक्शन तो अलग अलग है ना, ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में, लेकिन हैं इक्वल, ये भी 4 न्यूटन और ये भी 4 न्यूटन, तो बीच वाली चीज़ मूव नहीं करेगी। अगर किसी टीम को जीतना है तो उसे अपनी ऑपोजिट टीम से ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी वो जीत सकती है।